नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत राजस्थानी साहित्य पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थानी साहित्य की बात करें तो ख्यात आती है। मान मर्यादा और वंशावली का चित्रण जो है ख्यात के अंतर्गत किया जाता है। तो ख्यात के अंतर्गत क्या किया जाता है? वंशावली का चित्रण किया जाता है, मान मर्यादा का चित्रण किया जाता है। सबसे जो महत्वपूर्ण ख्यात हैं वो है मोहनोत नैंसीरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात। तो ये जो है महत्वपूर्ण ख्यातें हैं, तीनों ही, मोहनोत नैंसीरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, बीकानेर के राठौड़ों ख्यात। डिंगल ये मारवाड़ी भाषा का साहित्य कहलाता है। पिंगल ढूंढाड़ी व ब्रिज भाषा का साहित्य कहलाता है। पिंगल क्या है? ढूंढाड़ी व ब्रिज भाषा का साहित्य। डिंगल क्या है? मारवाड़ी भाषा का साहित्य। वंशावली, राजवंश की वंशावली का विस्तृत विवरण जिसके अंतर्गत किया जाता है वो वंशावली है, जिसमें से महत्वपूर्ण वंशावली है राठौड़ों की वंशावली, राजपूतों की वंशावली, रजवाड़ों की वंशावली। ठीक है। वात क्या होता है? वात का अर्थ होता है कहानी से या कहने से। ऐतिहासिक, पौराणिक, प्रेम प्रसंग आदि पर आधारित कहानी वात कहलाती है। प्रकाश, किसी व्यक्ति विशेष या वंश विशेष पर प्रकाश डालना प्रकाश कहलाता है। पाबू प्रकाश, राज प्रकाश, उदय प्रकाश महत्वपूर्ण प्रकाश हैं। ठीक है। वात ऐतिहासिक, पौराणिक, प्रेम प्रसंग आदि पर आधारित कहानी होती है। प्रकाश किसी व्यक्ति विशेष या वंश विशेष पर प्रकाश डालना होता है। महत्वपूर्ण प्रकाश है पाबू प्रकाश, राज प्रकाश, उदय प्रकाश। वचनिका, गद्य पद्य की तुकांत रचना होती है। घटना विशेष, व्यक्ति विशेष, वंश पर आधारित होती है। जैसे कि अचलदास खिंचीरी वचनिका, ये गद्य और पद्य की तुकांत रचना होती है। घटना विशेष, व्यक्ति विशेष, वंश पर आधारित होती है। जैसे कि अचलदास खिंचीरी वचनिका। मरस्या क्या होता है? मृतक की याद में की गई रचना मरस्या कहलाती है। उसके बाद आता है दवाद्वैत। दवाद्वैत क्या है? उर्दू फारसी में की गई रचना दवाद्वैत कहलाती है। पद्य शैली की कलात्मक लेखन शैली दवाद्वैत होती है। ठीक है। तो उर्दू फारसी में की गई रचना दवाद्वैत है, पद्य शैली की कलात्मक लेखन शैली है। फिर आता है रासो। युद्ध, सैनिक अभियान, प्रेम प्रसंग पर आधारित होता है रासो। जैसे कि पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, इसमें युद्ध, सैनिक अभियान, प्रेम प्रसंग जो है उनका वर्णन किया जाता है। वैली क्या होती है? वीरता, उदारता, इतिहास, प्रेम प्रसंग, स्वाभिमान और वंशावली पर आधारित होती है वैली। ये डिंगल शैली पर आधारित होती है। उदाहरण, वेली किसन रुक्मणीरी ख्यात। वेली किसन रुक्मणीरी ख्यात। तो ये क्या है? ये डिंगल शैली पर आधारित होती है। वीरता, उदारता, इतिहास, प्रेम प्रसंग, स्वाभिमान, वंशावली पर आधारित होती है। अब कुछ रचनाएं देख लेते हैं। राजस्थानी साहित्य की जो प्रथम रचना है वो है भरतेश्वर बाहुबली घोर। ये रचना लिखी है बृजसेन सूरी ने। संवत्सोल्लेख, राजस्थान साहित्य की प्रथम रचना। संवत उल्लेख राजस्थान साहित्य की प्रथम रचना है भरत बाहुबली रास, जो कि शालीभद्र सूरी द्वारा रचित है। फिर है वचनिका शैली की प्रथम रचना अचलदास खिंचीरी वचनिका। ये शिवदास गांडव की रचना है। ये सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है केसर विलास, शिवचंद्र भरतिया लेखक हैं। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी विश्रांत प्रवास है, ये भी शिवचंद्र भरतिया की रचना है। उसके अलावा राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास है कनक सुंदर, शिवचंद्र भरतिया का उपन्यास है। तो पहला नाटक राजस्थानी भाषा का है केसर विलास, पहली कहानी है विश्रांत प्रवास और पहला उपन्यास है कनक सुंदर। ये तीनों ही रचनाएं शिवचंद्र भरतिया की हैं। अचलदास खिंचीरी वचनिका जो है ये वचनिका शैली की पहली रचना है, शिवदास गांडव की है।
फिर भरत बाहुबली रास के लेखक हैं शालिभद्र सूरी। ये संवत उल्लेख राजस्थान साहित्य की पहली रचना है। भरतेश्वर बाहुबली घोर राजस्थानी साहित्य की पहली रचना है, ब्रजसेन सूरी द्वारा लिखित है। उसके बाद है स्वतंत्र काल में राजस्थान भाषा का पहला उपन्यास आभा आभे पटकी है और ये श्रीलाल नथमल जोशी की रचना है। स्वतंत्र काल में राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास आभे पटकी। फिर आता है आधुनिक काल की राजस्थानी भाषा की पहली काव्य कृति, यह है बादली, चंद्र सिंह बरकाली द्वारा लिखी गई है। आधुनिक काल की राजस्थानी भाषा की पहली काव्य कृति बादली। राजस्थानी साहित्य की बात करें, 3 काल आते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल की बात करें तो 8वीं से 15वीं सदी का काल है। मध्यकाल 15वीं से 18वीं सदी का काल है। आधुनिक काल 18वीं से लेकर आज तक का काल आधुनिक काल माना जाता है। 8वीं से 15वीं सदी में वीरगाथा का काल था। 15वीं से 18वीं तक साहित्य व साहित्यकारों का काल कहलाता है और आधुनिक काल जो है वो इतिहास व इतिहासकारों का काल कहलाता है। तो राजस्थानी साहित्य का प्राचीन काल देखें तो इसमें वीरगाथा का काल कहलाता है। नेमिनाथ 12 मासा लिखा गया कवि पालहन के द्वारा। किस भाषा में? मारू गुर्जर भाषा में। और ये जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, तो वीरगाथा का काल प्राचीन काल कहलाता है राजस्थानी साहित्य का, जिसमें पहली रचना नेमिनाथ 12 मासा है, कवि पालहन द्वारा मारू गुर्जर भाषा में लिखी गई। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का वर्णन है इसमें। उसके बाद रणमल छंद श्रीधर व्यास द्वारा रचित 70 छंद या दोहे हैं इसके अंतर्गत, और मारवाड़ शासक रणमल के सैनिक अभियानों का इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है। फिर आता है बिसल देवरासो, नरपति नाल्हे द्वारा गोड़वाड़ी भाषा में रचित है। अजमेर के बिसलदेव चौहान के प्रमुख सैनिक अभियानों का इसमें उल्लेख है। बिसलदेव व राजपति के प्रेम प्रसंगों की प्रेम जो संबंध है उनकी जानकारी भी इसके अंतर्गत मिलती है। तो ये तीनों ही याद रखना, नेमिनाथ 12 मासा, कवि पालहन, रणमल छंद श्रीधर व्यास, बिसलदेव रासो, नरपति नाल्हे, इंपॉर्टेंट है तीनों ही। फिर आता है पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज विजय जैनक द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सैनिक अभियानों का उल्लेख है इसके अंतर्गत। अजमेर का सचित्र वर्णन पृथ्वीराज विजय में किया गया है। जबकि जो पृथ्वीराज रासो है ये चंद्रबरदाई के द्वारा पिंगल भाषा में लिखा गया है। पृथ्वीराज तृतीय के सैनिक अभियानों का उल्लेख है इसके अंतर्गत। तराइन के दोनों युद्धों का उल्लेख है। पृथ्वीराज और संयोगिता के प्रेम संबंधों का उल्लेख है। फिर आता है अचलदास खिंचीरी वचनिका, शिवदास गांडव द्वारा लिखी गई है। वचनिका शैली की पहली सशक्त रचना है। चारण साहित्य में गद्य शैली की पहली रचना है। इसके अंतर्गत गागरोन के शासक अचलदास खिंची और मांडू के सुल्तान होशंगा शाह के मध्य युद्ध का वर्णन है, और इस युद्ध का ग्रंथ में प्रत्यक्ष वर्णन जो है दिया गया है। 1423 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। तो अचलदास खिंचीरी वचनिका शिवदास गांडव द्वारा रचित है। चारण साहित्य में गद्य शैली की पहली रचना है। वचनिका शैली की पहली सशक्त रचना है। इसके अंतर्गत गागरोन के शासक अचलदास खिंची और मांडू के सुल्तान होशंगा शाह के मध्य 1423 ईस्वी के युद्ध का वर्णन है, और इस युद्ध में इस ग्रंथ में प्रत्यक्ष वर्णन है इस युद्ध का। ब्रग सफुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त की रचना है। भीनमाल निवासी थे, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। शिशुपाल वध कवि माघ की रचना है। भीनमाल निवासी थे, राजस्थान के वाल्मीकि कहलाते हैं। ढोला मारूरा दुल्हा कवि कल्लोल की रचना है। ढोला मारू के विवाह का वर्णन दिया गया है। ढोला की उम्र 3 साल थी और मारू की उम्र 1.5 साल थी। राजस्थान की आधुनिक वाल्मीकि कहलाते हैं हरि सिंह सांखला। तो ये चीजें भी आप याद रखना। उसके बाद आता है राजस्थानी साहित्य का मध्यकाल, 15वीं से 18वीं, ध्यान नहीं है अभी, 1 मिनट।
तो ये 15वीं से 18वीं तक का जो काल है ये क्या कहलाता है? राजस्थानी साहित्य का मध्यकाल कहलाता है, साहित्य एवं साहित्यकारों का काल कहलाता है। बीठू सुजा जिन्होंने, जो कि राव जैतसी के दरबारी कवि थे, राव जैतसी रो छंद लिखा। बीका लूण कर्ण और राव जैतसी का इतिहास है इसके अंतर्गत। राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा राव जैतसी रो छंद में। संपादन करता है डॉक्टर लुइगी पियो टेस्सीटोरी। ठीक है, तो ये है बीठू सुजा, राव जैतसी के दरबारी कवि थे, राव जैतसी रो छंद लिखा। बीका लूणकर्ण और राव जैतसी का इतिहास है इसके अंतर्गत। राव लूणकर्ण को इन्होंने कलयुग का कर्ण कहा। संपादन करता है डॉक्टर लुइगी पियो टेस्सीटोरी। उसके बाद बात करें महाराजा सावंत सिंह की या नागरीदास की, तो किशनगढ़ के शासक थे। नागर सामुच्चय के नाम से कविताएं लिखी उन्होंने। राजपाट से संन्यास लेकर वृंदावन चले गए और अपना नाम नागरीदास रखा। बणी ठनी इनकी ही प्रेमिका थी जिसका नाम विष्णु प्रिया था। सवाई प्रताप सिंह जयपुर के शासक थे, ब्रजनिधि के नाम से इन्होंने कविताएं लिखी। महाराव राजा बुद्ध सिंह बूंदी के शासक थे, इनका प्रमुख ग्रंथ है नेह तरंग। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम मारवाड़ के शासक थे, इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है भाषा भूषण। ठीक है, तो नागरीदास कहाँ के शासक थे? किशनगढ़ के। और सावंत सिंह इनका नाम था, बाद में इन्होंने इनका नाम नागरीदास क्यों हुआ? क्योंकि वृंदावन चले गए, संन्यास ले लिया। बणी ठनी जो कि इनकी प्रेमिका थी, असली नाम था विष्णुप्रिया, और नागर समुच्चय के नाम से ये कविताएं लिखते थे। सवाई प्रताप सिंह की बात करें, जयपुर के शासक थे, ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखते थे। महाराव राजा बुद्ध सिंह की बात करें, बूंदी के शासक थे, और नेह तरंग इनका प्रमुख ग्रंथ है। बात करें महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की, तो मारवाड़ के शासक थे और इनका प्रमुख ग्रंथ भाषा भूषण है। फिर आते हैं मध्यकाल के अंतर्गत ही कवि दुर्सा आढ़ा। अकबर के दरबारी कवि थे जो कालांतर में सुल्तान देवड़ा के दरबार में चले गए थे। राव चंद्रसेन मारवाड़ के थे, महाराणा प्रताप मेवाड़ के, सुल्तान देवड़ा सिरोही के थे। दुर्सा आढ़ा ने तीनों शासकों के बारे में खूब लिखा और इनकी वीरता का उल्लेख किया। तो राव चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, सुल्तान देवड़ा, तीनों के बारे में कवि दुर्सा ने लिखा है। कवि दुर्सा आढ़ा की पीतल की प्रतिमा सिरोही जिले के अचलगढ़ दुर्ग में स्थित है। प्रमुख ग्रंथ हैं कवि दुर्सा के विरुद्ध छत्र हरि किरतार बावणी। ठीक है, तो इनके प्रमुख ग्रंथ है विरुद्ध छत्र हरि और किरतार बावणी। फिर आते हैं कवि पद्मनाभ जालोर के सोनगरा शासक अखेराज के दरबारी कवि थे। प्रमुख जो ग्रंथ है इनके कानड़ देव जो है कानड़ देव प्रबंध है। कानड़ देव चौहान, वीरम देव चौहान के बारे में लिखा है। कानड़ देव चौहान वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी का जो 1311 का युद्ध हुआ, इस युद्ध का उल्लेख कवि पद्मनाभ ने अपने ग्रंथ कानड़ देव प्रबंध में किया है। कवि पृथ्वीराज राठौड़ की बात करें तो 1570 में अकबर के नागौर दरबार में अकबर के नागौर दरबार में राव कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की थी। इसके बारे में कवि पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है। राव कल्याणमल जो है इनके पुत्र राय सिंह थे, ठीक है, जो कि सैनिक थे। पृथ्वीराज राठौड़ जो हैं वो कवि थे। पृथ्वीराज जो है वो पीथल के नाम से कविताएं लिखते थे। ठीक है, अकबर के दरबार में अकबर के दरबारी कवि बनकर रहे थे। कौन? पृथ्वीराज राठौड़। अकबर ने गागरोन का दुर्ग पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर में दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो कवि पृथ्वीराज राठौड़ हैं वो राव कल्याणमल के पुत्र थे, जिन्होंने 1570 में अकबर के नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार की थी। ये बीकानेर के थे। उनके दो पुत्र थे, एक तो राय सिंह थे जो सैनिक थे और दूसरे थे पृथ्वीराज राठौड़ जो कि कवि थे।
पृथ्वीराज राठौड़ जो हैं ये अकबर के दरबार में चले जाते हैं, कवि बनकर रहते हैं। अकबर जो हैं इन्होंने गागरोन का जो दुर्ग है वो पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर में दिया था। पृथ्वीराज पीथल के नाम से कविताएं लिखते थे। तो पृथ्वीराज को क्या कहा जाता है? पीथल कहा जाता है। और महाराणा प्रताप को क्या कहा जाता है? पाथल कहा जाता है। पीथल और पाथल जो है ये कन्हैया लाल सेठिया ने नाम दिया है महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज को। डिंगल का हैरोज कहा है पृथ्वीराज राठौड़ को। ठीक है, डिंगल का हैरोज किसे कहा गया है? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। प्रमुख रचनाएं अगर देखिए पृथ्वीराज राठौड़ की तो वो हैं वेली किशन रुक्मणी विख्यात। वेली किशन रुक्मणी विख्यात किसकी रचना है? पृथ्वीराज राठौड़ की। दुर्सा आढ़ा की इस ग्रंथ को 5वां वेद तथा 19वां पुराण कहा जाता है। वेली किशन रुक्मणी विख्यात तो किसकी है? दुर्सा आढ़ा की है। ठीक है, और डिंगल का हैरोज किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को। प्रमुख रचनाएं देखें तो दसम भागवत का दुल्हा, गंगा लहरी, दशरथ रावउत, कल्लाजी राय मलोत की रिकुंडलियां। ठीक है, ये किसकी रचनाएं हैं? दुर्सा आढ़ा की रचनाएं हैं। दुर्सा आढ़ा के इस ग्रंथ को 5वां वेद कहा जाता है, 19वां पुराण कहा जाता है वेली किशन रुक्मणी विख्यात को। और उसके अलावा दसम भागवत का दूल्हा, गंगा लहरी, दशरथ रावउत, कल्लाजी राय मल्होत्री कुंडलियां, ये प्रमुख रचनाएं हैं किसकी? दुर्सा आढ़ा की। तो सबसे पहले बात करें वेली किशन रुक्मणी विख्यात कवि दुर्सा आढ़ा की रचना है। इस ग्रंथ को 5वां वेद 19वां पुराण कहा जाता है। ग्रंथ की रचना गागरोन दुर्ग में है, ठीक है, की गई है। झालावाड़ में भाषा डिंगल है। मारवाड़ का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। एक नोट याद रखना, जंबगीत जाम्बुद जी द्वारा रचित ग्रंथ जंबगीत है। बिश्नोई धर्म का 5वां वेद और 19वां पुराण कहलाता है। बिश्नोई धर्म का 5वां वेद और 19वां पुराण कहलाता है जंबगीत, जाम्बुद जी की रचना है। फिर आते हैं मुहणोत नैंसी। मुहणोत नैंसी की बात करें, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे, जोधपुर के निवासी थे। जैन धर्म के परिवार में जन्म हुआ मुहणोत नैंसी का। मारवाड़ में सर्वप्रथम जनसंख्या के आंकड़े दिए, अतः इन्हें जनसंख्या गणना के अग्रज कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? मारवाड़ में सबसे पहले जनसंख्या के आंकड़े दिए थे, इसलिए इन्हें जनसंख्या गणना के अग्रज कहा जाता है। देवी मुंशी प्रसाद ने नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है, ये भी ध्यान रखना। एक बार नैन्सी दक्षिण भारत गए, महाराजा से मतभेद हुआ। नैन्सी और भाई सुंदर सिंह को बंदी बना लिया गया और इनको आत्मग्लानि हुई और इन्होंने आत्महत्या कर ली। ठीक है, नैन्सी जब दक्षिण भारत गए तो महाराजा से इनका बाद में मतभेद हो गया। नैन्सी और इनका जो भाई था सुंदर सिंह, इनको बंदी बना लिया गया। इन्होंने आत्मग्लानि की वजह से आत्महत्या कर ली। प्रमुख ग्रंथ देखें, प्रमुख ग्रंथ इनके हैं मुहणोत नैंसी विख्यात, मारवाड़ रा परकना री विगत। इन्हें मारवाड़ का गजेटियर भी कहा जाता है। मारवाड़ का रा परगना री विगत को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का गजेटियर भी कहा जाता है। बांकीदास की बात करें तो महाराजा जो थे मारवाड़ के, बांकी सिंह, इनके दरबारी कवि थे और इनके मित्र थे। इनका उपनाम है मारवाड़ के बिरबल। मारवाड़ के बिरबल किसे कहा जाता है? बांकीदास को। ये मारवाड़ के महाराजा बांकी सिंह के दरबारी कवि थे और मित्र थे। इनके प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो चेतावनी के गीत, बांकीदास विख्यात, भुर्जलाल भूषण, दातार बावनी, नीति मंजरी, कुकवि बत्तीसी, मांझ सो मंडन, ये सभी रचनाएं बांकीदास की हैं। इन्होंने जो चेतावनी के गीत लिखे अंग्रेजों के विरुद्ध तीखी प्रतिक्रिया थी, अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रतिक्रिया थी। बांकीदास ने ख्यात लिखी, चेतावनी के गीत लिखे, भुजाल भूषण लिखा, दातार बावनी, नीति मंजरी, कुकवि बत्तीसी, मांझ सो मंडन, ये सभी ग्रंथ जो हैं वो बांकीदास के हैं। बात करें अबुल फजल की तो नागौर के निवासी थे, शेख मुबारक के पुत्र थे। अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे और अकबर के नवरत्नों में से माने जाते हैं।
प्रमुख ग्रंथ है अकबरनामा, फारसी भाषा में लिखा गया। ग्रंथ का एक अध्याय आईने अकबरी है। ठीक है, एक अध्याय का नाम क्या है? आईने अकबरी है। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने, फारसी भाषा में। अबुल फजल और फैजी दोनों ही भाई थे, अकबर के नवरत्न थे और शेख मुबारक के पुत्र थे, नागौर के निवासी थे। अबुल फजल जो हैं इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर की संज्ञा दी है। खमनोर की संज्ञा किसने दी है? अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को दी है। जहांगीर के इशारे पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। जहांगीर के इशारे पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। महाराणा कुंभा की बात करें, इनके काव्य गुरु थे कान्हा व्यास, संगीत गुरु थे सारंग व्यास, चित्रकला गुरु थे जैनाचार्य हीरानंद। ठीक है, तो ये कवि भी थे, इन संगीत में भी रुचि थी, चित्रकला में भी रुचि थी। काव्य गुरु थे कान्हा व्यास, संगीत के गुरु थे सारंग व्यास, चित्रकला के गुरु थे जैनाचार्य हीरानंद। कुंभा ने संगीत शास्त्र पर 4 ग्रंथ लिखे हैं, संगीत राज, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ 5 भागों में विभक्त है संगीत राज। रसिक प्रिया की टीका गीत गोविंद ने लिखी है। कामराज रतिसार जो है कामशास्त्र का ग्रंथ है। एकलिंग महात्म्य कुंभा के द्वारा रचित है। कान्हा व्यास जो है इन्होंने कुंभा की सहायता की है इस रचना में, एकलिंग महात्म्य में। मंडन की बात करें, महाराणा कुंभा के शिल्पी थे और उनके द्वारा ये ग्रंथ रचित हैं। राजवल्लभ, वैद मंडन, रूप मंडन, शगुन मंडन, प्रसाद मंडन, कोदंड मंडन। राजवल्लभ की बात करें, शिल्प शास्त्र पर आधारित है। वैद मंडन ये आयुर्वेद पर आधारित है। रूप मंडन मूर्तिकला पर आधारित है। शगुन मंडन ज्योतिष विद्या पर आधारित है। प्रसाद मंडन भवन निर्माण पर आधारित है। कोदंड मंडन धनुष विद्या पर आधारित है। तो ये महाराणा कुंभा के शिल्पी थे कौन? मंडन। ठीक है, फिर देखिए ये मध्यकाल हो गया और तीसरा जो काल आता है ये है राजस्थानी साहित्य का आधुनिक काल, जो कि 18वीं सदी से लेकर जो है आज तक का काल इसमें शामिल है। इसमें इतिहास और इतिहासकारों का काल भी कहते हैं। डिंगल परंपरा की सबसे पहले बात करें तो इसमें मारवाड़ी भाषा में लिखा गया साहित्य है, डिंगल परंपरा में लिखा गया है। पश्चिमी भाषा में लिखा गया साहित्य डिंगल परंपरा के अंतर्गत आता है। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कवि बांकीदास ने अपने ग्रंथ कुकवि 32 में किया। डिंगल भाषा का सर्वाधिक प्रयोग चारण कवियों द्वारा किया गया है। डिंगल की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। अगर डिंगल में प्रमुख जो ग्रंथ माने तो वो है राजरूपक, राव जैतसिरोचन, ढोला मारू का दुल्हा, अचलदास खिंचीरी वचनिका, वेली किशन रुक्मणीरी ख्यात। ये प्रमुख ग्रंथ किसमें हैं? डिंगल भाषा में है। राजरूपक, राव जैतसिरोचन, ढोला मारू का दुल्हा, अचलदास खिंचीरी वचनिका, वेली किशन रुक्मणीरी ख्यात। डिंगल की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है। सर्वाधिक प्रयोग डिंगल का चारण कवियों द्वारा किया गया है और डिंगल का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया है कवि बांकीदास ने अपने ग्रंथ कुकवि 32 में किया। पश्चिमी भाषा में लिखा गया साहित्य डिंगल साहित्य कहलाता है। मारवाड़ी भाषा में लिखा गया साहित्य डिंगल परंपरा के अंतर्गत आता है। अब बात करें पिंगल परंपरा की, तो ब्रज और ढूंढाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप है पिंगल। पिंगल का सर्वाधिक प्रयोग भाटों द्वारा किया गया है। डिंगल का तो चारणों ने किया है सबसे अधिक और पिंगल का भाटों ने किया है। पिंगल की उत्पत्ति सोरसैनी अपभ्रंश से हुई है, जबकि डिंगल की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। प्रमुख ग्रंथ देखिए अगर हम पिंगल के, तो पिंगल में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, रतन रासो, खुमान रासो, विजय पाल रासो, वंश भास्कर। ठीक है, तो ये ग्रंथ आप याद रखना पिंगल भाषा के। फिर आता है तुजुके बाबरी। मुगल वंश के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की आत्मकथा है, तुर्की भाषा में है। एकमात्र मुगल बादशाह जिसकी आत्मकथा तुर्की भाषा में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। फारसी भाषा में अनुवाद किया है बाबरनामा में। बाबरनामा जो है ये फारसी भाषा में अनुवाद है तुजुके बाबरी का। अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा लिखा गया है। अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा लिखा गया है। बाबर तैमूर लंग का वंशज था। खानवा युद्ध 1527 का उल्लेख हुआ है। इसके अंतर्गत बाबर और राणा
सांगा का जो युद्ध है वो इसके अंतर्गत बताया गया है। बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े थे, ठीक है। 1526 में पानीपत का युद्ध जो इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। 1527 में खानवा का युद्ध जो राणा सांगा के साथ हुआ था। 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ हुआ था। 1529 में घाघरा का युद्ध महमूद लोदी के साथ हुआ था। और 1530 में बाबर जो है मृत्यु हो गई थी। अगर इसकी ट्रिक देखें तो 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया, ठीक है। तो 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ दिल्ली। 1527 खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ। इब्राहिम लोदी कौन था? दिल्ली का शासक। 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ। 1529 में घाघरा का युद्ध महमूद लोदी के साथ और बाबर की मृत्यु हुई 1530 में। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। और उसके बाद बात करें तारीख़ अलाई या खजाइन उल फुतूह की। अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया भारत का हिंद या तोता कहलाता है अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में इस ग्रंथ की रचना की गई। सती प्रथा का उल्लेख है तारीख़ अलाई में या खजाइन उल फुतूह में। 1303 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण का उल्लेख जो है, जो कि रावल रतन सिंह, ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था, उसके बारे में वर्णन है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा। कुवल्य माला की बात करें तो 778 में लिखा गया है उद्योतन सूरी के द्वारा। इसमें भारत पर हुणों का आक्रमण का प्रमाण मिलता है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी राजस्थान के साहित्य के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आज के लिए।